हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज। इस सीरीज में हमने अभी तक हीट पढ़ी थी और इसके बाद केमिस्ट्री का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी शुरू किया है। रेडियो एक्टिविटी का एक वीडियो आपको मिल चुका है और उसकी दूसरी वीडियो आज है। आज इस दूसरी क्लास में हम आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल सके। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में रेडियो एक्टिविटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन बीच में छोड़कर ना जाएं। और हाँ, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण और दो बीटा कणों के उत्सर्जन का परिणाम है। यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व है, उससे एक अल्फा और दो बीटा कण निकलते हैं। उसके पश्चात जो कण बनता है उससे क्या परिणाम निकलता है वो हमें बताना है। मान लिया हमारा पास कोई अल्फा है, इसको हमने 90x235 मान लेते हैं। इसमें से एक अल्फा निकलता है। क्या निकलता है? एक अल्फा निकलता है। अगर कोई एक अल्फा कण निकलता है तो फ्रेंड्स हम आपको बताएं, इसके परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। कितने कमी होती है? 4 की कमी हो जाती है। इसके बाद हमें बताया गया है कि इसमें से 2 बीटा कण निकलते हैं। 2 बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, माइनस के 2 बीटा। जब 2 बीटा कण निकलते हैं तो क्या होता है? हमने पढ़ा है सोडी-फाइजार्स के नियम से, क्या पढ़ा है? इसके परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अंतिम प्रोडक्ट हमको Z इस तरह से मिलने वाला है। दोस्तों, ये हमने कर तो लिया, इससे हमें जो रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला कि पहला वाला एलिमेंट और अंतिम एलिमेंट यानी दोनों तत्व कैसे हैं? आपस में समस्थानिक हैं और ऐसी कंडीशंस में क्या होंगे? हम पहले वाले ए ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ठीक है ना। किंतु हम आपको बताएं, जब प्रश्न में ऐसी कोई कंडीशन दी होती है कि कंटिन्यू, लगातार, क्रमशः, सक्सेसिव, तो वहां पर ये चीज दी हुई होती है कि एक अल्फा और एक 2 बीटा कण क्या एक साथ सक्सेसिव, क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः निकलते हैं, तब तो आप ये तरीका अपनाएंगे। अदरवाइज इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करना है? क्योंकि जब यहां पर लिखा ही नहीं है एक अल्फा और 2 बीटा कण क्रमशः निकलते हैं, अगर क्रमशः निकलते तो हमारा पहले वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? मान लिया 90 या 92 यूरेनियम 235 है, इससे एक अल्फा कण निकलता है। क्या निकलता है? एक अल्फा कण निकलता है। तो परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या कर, बीटा कण कितने निकलते हैं? 2 बीटा कण भी निकलते हैं, तो हमको अलग अलग निकालने हैं सेम पॉइंट से। ठीक है, यहां पे 2 बीटा कण निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाती है। ये बन 94 और इतना कि परमाणु भार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब इनके जो परिणाम है, इनका हमें क्या करना है? इनको मैच कराना है, इनको देखना है, इनकी कंपैरिजन करानी है। तो इनमें क्या कंपैरिजन करानी है? हम देखते हैं परमाणु भार दोनों के अलग अलग हैं, परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग हैं। चलिए हम इनके न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं।
231 माइनस 90, माइनस कीजिए। यहां 235 माइनस 94 को माइनस करें, कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1, यहां कितना 3, 13 में से 1 गया 4, 41 और 1, 141। यहां पर इसे माइनस करेंगे तो 1, 13 में से 9 हो जाएगा तो 4 और 1, 141। क्या हुआ? ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक हो गए। कैसे हो गए? इनके न्यूट्रॉन आपस में बराबर हैं, तो जो हमें रिजल्ट जो परिणाम मिलता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? सम न्यूट्रॉनिक है, यानी जनक तत्व का एक सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है ना? आएगा समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा है 90 थोरियम 232 क्रमबद्ध चरणों में एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकालता है, जिसके फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद क्या होगा? देखिए, इसमें जो पहले वाली कंडीशन जो हमने गलत बताई थी, बताया था कि वो ऑप्शन गलत है। अब वही तरकीब अब यहां पर निकलती है, लगानी है कैसे? क्रमबद्ध चरणों में। यहां लिखा है 90 थोरियम 232 में से एक अल्फा और क्या 2 बीटा लिखा ना, इसके बाद 2 बीटा हम आपको निकाल के दिखाएंगे। 2 बीटा एक साथ निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? चलो लिखते हैं। एक अल्फा कण निकालने पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार में 2 और 4 की क्रमशः कमी हो जाती है, तो ये बन जाएगा 88। ठीक है, और x इसमें 4 कमेगी 228। यहां पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो ये 90 हो जाएगा फिर से। ठीक है ना? 1 की वृद्धि होती है, 1 बीटा निकलने पर, 2 बीटा निकलने पर 2 की वृद्धि हो जाएगी, और 22 जो बनेगा उसमें परमाणु भार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंतिम उत्पाद क्या होगा? अंतिम उत्पाद यह होगा 90/228। कहां लिखा है? 90 थोरियम 228 ये लिखा हुआ है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही ऑप्शन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट 90X232 gives a stable after nuclear decay. The number of element 82/228 of alpha and beta particles emitted in this nuclear process will be respectively. हमें बताया गया है कि 90X 232 में से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, और कितने निकलते हैं कि मिलने वाला अंतिम उत्पाद 82/228 प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में जब हम अल्फा की काउंटिंग करते हैं तो जो अल्फा कण निकलते हैं, कितने निकलते हैं? क्या करते हैं? इनके परमाणु भारों का अंतर 232 माइनस 228/4। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 232 माइनस 228/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 में से 28 माइनस करिए तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4/4 करो, कितना? 1। यहां से अल्फा कण कितना निकला? 1। यहां पर निकलने वाले बीटा कणों की गिनती के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, बीटा नंबर ऑफ बीटा बराबर परमाणु क्रमांकों में अंतर, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है? 90 माइनस 82/2 कितना आएगा? इसे माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 92/82 माइनस 90 माइनस 82 यानी 8 मिलेगा अंतर, /2 करेंगे, डिवाइड करेंगे 4, यानी बीटा कणों की संख्या हमको कितनी मिल जाएगी? 4, और अल्फा कणों की संख्या कितनी मिल जाती है? 1। ठीक है, 1 अल्फा हो गया और 4 हमको मिल गए बीटा पार्टिकल। ऑप्शन अगर देखें
अल्फा तो एक कहीं नहीं है, बीटा 4 यहां पर है, तो ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन अगर अपना बनाएं तो 1 और 4 ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से ई ऑप्शन इस प्रश्न का कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा हुआ है उस मूल नाभिक X में, कोई नाभिक है X में जो क्रमशः 2 बीटा, ये बी नहीं ये बीटा है, कण निकलने पर 7n14 देता है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई नाभिक है X, इसमें से 2 बीटा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। कितने निकल आते हैं, 2 बीटा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो 2 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इधर ही रहेगा ना, 2 बीटा निकल गया, और इधर क्या आता है, हमको क्या मिलता है, 7n14 मिलता है। ठीक है ना। अब पूछा है कि इसमें से जब निकलता है तो इधर क्या बचेगा। ठीक है, x क्या है, x में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो x के लिए लिखेंगे तो 2 निकलते हैं, तो इधर क्या होता, इधर हो जाएगा हमारा x, इसमें से 2 निकल जाते हैं, 2 में 2 की कमी हो जाती है, तो कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5x14, यानी जो ये x है वो क्या है 5x14 है, x क्या है 5x14 है, तो 5x14 में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम 14 - 5 कर देंगे, 14 - 5 = 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर ये ऑप्शन ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर डी में ऑप्शन ही गायब है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, बताना है हमको। इस प्रश्न को हम लोग देखें, इसमें हमें सही सुमेलित बताना है। पॉजिट्रॉन, चैडविक ने पॉजिट्रॉन की खोज नहीं की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी, एंडरसन ने की थी। और न्यूट्रॉनो फर्मी, ये बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉनों की खोज फर्मी ने की, मेसोन की खोज युकावा ने की, और एंटी प्रोटॉन की खोज चेम्बरलेन ने की थी। किसने की थी, चेम्बरलेन, सेग्रे चेम्बरलेन ऐसे बोलते हैं, चेम्बरलेन, और साथ में सेग्रे भी थे इनके साथ। ठीक है, सेग्रे चेम्बरलेन। ठीक है, ये ऑप्शन हमसे सही ऑप्शन निकालना था। हमारे इस प्रश्न में बी ऑप्शन कैसा होता है, सही ऑप्शन होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, 92 यूरेनियम 238 क्रमबद्ध चरणों में, यानी क्रमशः एक अल्फा कण 2 बीटा कणों का उत्सर्जन करते हैं, तो उत्पाद क्या बनता है, यह पूछा गया है। यानी कि 92 यूरेनियम 238, एक अल्फा कण निकलता है, तो एक अल्फा निकाल दिया, और क्या 2 बीटा कण निकलते हैं, एक अल्फा निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। किसने बताया, सोडिफाइजान्स नियम थे। इसमें 2 की कमी करेंगे तो 90 यूरेनियम, इसमें 4 की कमी करेंगे तो कितना मंगा 234 प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, इससे बीटा निकालने हैं। बीटा पार्टिकल कितने निकालने हैं, 2 निकालने पर क्या होगा, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार नॉन इफेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, तो क्या 92 यूरेनियम 234 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा उत्पाद हो गया, ये क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक अल्फा 2 बीटा कणों के निकलने से। ये कहां लिखा हुआ है, 234 तो 2 हो गए, 92 यूरेनियम 234, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी कैसा हमारे इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, द हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि अर्ध आयु काल 84 पोलोनियम 210, कितना है 84 पोलोनियम 210 कितना है
हाफ लाइफ इसका लिए टी हाफ का मान जो है 140 डेज लिखा हुआ है, 140 दिन, ठीक है ना। ऑन डिसइंटीग्रेशन उसके क्षय के द्वारा, 2 ग्राम के क्षय के द्वारा हम पोलोनियम विल रिमेन्स 0.25 ग्राम आफ्टर, कितने दिन के बाद ये 0.25 ग्राम रह जाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है अर्ध आयुकाल 140 दिन। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं, फार्मूला होता है n इक्वल टू n0 इंटू 1/2 अपॉन n, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, n अपॉन n0 नीचे आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/2 की पावर n मिलेगा। n कितना है, n मतलब, n का मतलब है कि उत्सर्जन के बाद यानी क्षय होने के बाद बची हुई मात्रा कितनी है, बची हुई मात्रा है 0.25 अपॉन 2, ये नमूने की पहले वाली मात्रा है, ठीक है, अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे पावर n, इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करो 1/8 मिलता है। इसको 1/8 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1/2 की पावर n लिख सकते हैं। यहां क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। घातों की तुलना करने पर यहां से हमको n की वैल्यू कितनी मिलती है, 3। अब हमसे पूछा गया है कि कितने समय के बाद 2 ग्राम का 0.25 ग्राम रह जाता है, तो टोटल टाइम t बराबर कितना बचेगा, n टी हाफ। तो n कितनी वैल्यू है, 3, टी हाफ का कितना है 140, कितना 140, कितना हो जाएगा 3 0, 3 चौक 12 के 2, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 424 दिन, यानी 420 डेज के बाद क्या होगा, ये अपनी 2 ग्राम मात्रा से घटकर 0.25 ग्राम रह जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी कैसा है, सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा है 84 पोलोनियम 210 का अर्ध आयुकाल 140 दिन। फिर वही सवाल, अब की बार विघटित होकर 1 ग्राम पोलोनियम रह जाएगा कितने दिन के बाद, अब की हमको बताना है। चलिए फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, n अपॉन n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n। n कितना है 1 ग्राम और n0 कितना है 2 ग्राम, नहीं, n बराबर है 0.25 ग्राम और n0 बराबर है 1 ग्राम, ठीक है। सॉल्व करें 1/2 की पावर n, इसे सॉल्व करेंगे पावर जाएगा 4, ठीक है। 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n लिखते हैं। अब इसमें घातों की जब तुलना करते हैं तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। अब हमें चाहिए t, t बराबर होता है n t हाफ, n की जगह 2 और t हाफ हमको मालूम है 140 दिन। कितना मालूम, 140 दिन। हमें जो कुल समय प्राप्त हो जाता है 280 दिन समय प्राप्त हो जाता है, नहीं कि 280 डेज, ठीक है। ये ऑप्शन होगा हमारा। इस प्रश्न के लिए हम देखते हैं हमारा बी ऑप्शन, इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न लिखा है कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल, ये अर्थ नहीं है, अर्ध आयुकाल है। कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल इतना है, इसके विघटन स्थिरांक का मान प्राप्त बताइए कितना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कार्बन 14 के लिए। अगर हमें अर्ध आयुकाल और विघटन स्थिरांक दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमको यहां पर दिया गया है, क्या दिया है, टी हाफ दिया हुआ है। कितना दिया है, टी हाफ दिया है। टी हाफ कितना है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वर्ष, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने निकालना है विघटन स्थिरांक लैम्डा बराबर होता है 0.693 अपॉन 5.6 इंटू 10 टू द पावर 3। जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो हमको प्राप्त होता है 112.379 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है।
ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है। चलिए चेक करते हैं। यहां पर हमारा ऑप्शन 12.379 ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन ए हमारे लिए इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग, क्योंकि सूत्र होता है, हमने बताया ना, इस सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये सूत्र हमेशा याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। 2022 में केवल फार्मूला पूछा गया था, ठीक है, 2021 में, सॉरी 2021 में केवल फार्मूला पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट किस लिए उपयोग करते हैं हम आपको बताते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग नहीं करते, ठीक है, ये अभिक्रिया को बंद करने के लिए होता है। उत्सर्जित न्यूट्रॉनों को, वेग को, मंद न्यूट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी क्या होती है, एनर्जी मंद हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, उनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, गलत बात। आगे लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग करते हैं हम ग्रेफाइट का उत्सर्जित न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका जो वेग है बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए, वेग को मंद करने के लिए एक मॉडरेटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। कहां करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए अगला प्रश्न देखें। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इन एटॉमिक बम। एटॉमिक बम में यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, यानी कौन सा समस्थानिक उपयोग में लाया जाता है। हम आपको बताते हैं, जब हम एटॉमिक बम बनाते हैं, एटम बम यानी परमाणु बम, परमाणु बम में यूरेनियम 235 यूज होता है, क्योंकि 235 क्या अत्यंत अनस्टेबल और ही बहुत ही विस्फोटक होता है, ठीक है, ये अत्यंत अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, ये थोड़ा सा बहुत ही जल्दी विघटित होकर यानी विस्फोटिक होकर बहुत सारी ऊर्जा दे देता है, ठीक है, इसका विस्फोट का सतह बहुत तेज होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज accompanied by a loss of mass equal to 0.0175 atomic mass unit. The energy liberated in the process will be nearly. एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें मास यानी कि द्रव्यमान में जो होने वाली क्षति है वो कितनी है, m कितना है, डेल्टा m अगर देखा जाए तो लिखा है 0.0175 AMU। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है ना। इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है प्रोसेस में, एनर्जी हमको बतानी है। हम जानते हैं 1 ग्राम में जो हमको एनर्जी मिलती है वो कितनी थी, 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस प्रोसेस में कितनी मिलेगी, 0.0175 AMU में मिलने वाली कितनी होगी एनर्जी। तो वो एनर्जी जो होती है कितनी होती है वो हम लोग यहां से काउंट करते हैं, 0.0175 इंटू 931। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है 16.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 16.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। चलें अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा इज यूज्ड एज कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित छड़ के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो हम आपको बताएं
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरान का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बोरान का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी कैसा करेक्ट ऑप्शन है। चले नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में, अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? ये 4 बोरान 9 एक्स लिखा हुआ है और यहां पर एक ऑप्शन बाई लिखा हुआ है। एक्स एंड बाई विल बी रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः एक्स और बाई क्या होंगे ये हमें बताना है। चलो हम इसको यहीं पर देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? 4 बोरान 9 प्लस एक्स, 3 लिथियम 6 प्लस 2He4। एक रिएक्शन ये है। दूसरी कितनी है? दूसरी लिखिए 20 कैल्शियम 44 प्लस 1H1 21 स्कैंडियम 44 प्लस वाई। यहां पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई है क्या ये बताना है। देखिए यहां पर अगर इसको दोनों तरफ बराबर करें तो 2 परमाणु क्रमांक इसका है, 3 इसका है, 2 3 कितना 5, यहां पर कितना 4, तो 1 यहां पर बढ़ा लो 5 हो गया। यहां परमाणु भाग कितना 9, यहां पर कितना 6 और 4 10, तो 1 और इधर ऐड कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 और 1 क्या हो जाता है? ये जो x है, यहां जो x है, x किसको डिनोट करेगा? x आपको 1H1 यानी हाइड्रोजन को डिनोट करता है, प्रोटियम को डिनोट करता है। ठीक है, चले आगे। अगर इसको देखें 20 और 1 21 और यहां पर क्या 21, दोनों बराबर हैं, तो यहां पर क्या होगा? y किसको डिनोट करेगा? यहां पर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा यहां पर 44 और 145, यहां पर 44, यहां पर 1 आ जाएगा। अच्छा इस तरह से y अगर देखें तो किसको डिनोट करता है? ये न्यूट्रॉन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? न्यूट्रॉन को डिनोट करता है। तो x और y रेस्पेक्टिवली किसको डिनोट करेंगे? हाइड्रोजन यानी प्रोटियम और न्यूट्रॉन, प्रोटियम और न्यूट्रॉन, प्रोटियम और न्यूट्रॉन, ये हो गए। ऑप्शन बी इज कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखें। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में के क्रम में एक संभारी होगा। मतलब कौन सी चीज है जो एक संभारी होगी वो हमें बतानी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां भी कितना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 235 यूरो न्यूट्रॉन 1, इसमें ऐड करते हैं तब हमको 92 यूरेनियम 236 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें से जब एक इसको विघटित करते हैं तो 56 बेरियम, कितना 56 बेरियम 141 प्राप्त होता है। ठीक है, अब x की जगह पर क्या प्राप्त होगा ये हमसे पूछा गया है, जबकि 2 न्यूट्रॉन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में था क्या? 92 यूरेनियम 236 था, 92 यूरेनियम 236, 236 में 2 तो ये निकल गए। ठीक है ना, कितना 234 बचता है। कितना बचता है? 234। इसमें 141 अगर माइनस करते हैं तो 3 और 13 में से 4 गया 93, यानी कि 36x93 प्राप्त होता है। 36x93 जो हमें एलिमेंट यहां पर तत्व प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, ये 36 क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। और 36 परमाणु क्रमांक किसका होता है हम आपको बताएं। 36 परमाणु क्रमांक होता है क्रिप्टॉन का। किसका होता है? क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन क्या है? एक इनर्ट गैसेज है। ये क्रिप्टॉन का समस्थानिक है। एक्स क्या है? एक्स क्रिप्टॉन का समस्थानिक आइसोटोप है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। अब इसको हम देखना है, इसमें क्या निकलता है बताना है। 92 यूरेनियम 235, ठीक है, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, तो कितना मिल गया? ये हो गया 92 यूरेनियम 236। अब यहां पर क्या मिलता है? 42 मॉलिब्डेनम 97,
+2 न्यूट्रॉन, +2 न्यूट्रॉन मिलते हैं। और 50 +2 न्यूट्रॉन हटाओ, पहले 50 लिख लो, 50 SN137 +2 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको अगर बराबर करें, देखना चाहें तो 42 और 50 92 और +0, ये तो 92 हो गया नीचे का मामला। अब ऊपर का पूरा करो, 97, एक 98 और एक 99, कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा। अब +137, ये कितना हो जाता है 236। बिल्कुल सही है, हमारी जो अभिक्रिया है वो कैसी है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमको ये वाला पद पूछा गया था, ये x है, ठीक है। अब इसका मान इस प्रश्न में पूछा गया है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमको ये वैल्यू ये प्राप्त हो जाती है। तब हम इसका ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा, 50 स्टेरस 137 137, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में। हमारा इस प्रश्न में क्या प्रॉब्लम थी, जो पूछा गया था वही ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जब न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज हो जाती है तब वहां पर किस चीज का उपयोग किया जाता है, यह बताना है। उनकी गति को कम करना, उनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भारी जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, एक मॉडरेटर के रूप में, एक कैटालिसिस्ट के रूप में, एंजाइम के रूप में, या गतिवर्धक के रूप में। हमें क्या करना है, उसकी गति को कम करना है, मॉडरेट करना है, मंदक के रूप में। भारी जल का उपयोग किस रूप में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग एक मंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन ए कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत है। कौन सा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, वो हमको बताना है। लिखा है, प्लूटोनियम इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन एटम बम। एटम बम बनाने के लिए प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एटम बम बनाने के लिए प्लूटोनियम का ही उपयोग करते हैं। चले आगे चलते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन लिखा है, हाइड्रोजन बम इज फार मोर पावरफुल देन एटम बम। हाइड्रोजन बम है वो एटम बम की अपेक्षा कहीं ज्यादा, कई गुना, ठीक है ना, ज्यादा कई गुना पावरफुल होता है। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन बम एटम बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पावरफुल होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमें गलत ऑप्शन निकालना है। देखिए, द एनर्जी ऑफ द सन अराइजेज फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उत्पन्न होती है, सूर्य पर जो ऊर्जा बनती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होगा नाभिकीय संलयन। किससे, नाभिकीय संलयन। बिल्कुल सही बात है, सूर्य से जो ऊर्जा, सूर्य पर जो ऊर्जा मिल रही है वो कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा। वहां पर क्या होता है, प्रोटियम प्रोटियम आपस में मिलते हैं और ड्यूटेरियम बनाते हैं। जब ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, तब वो हीलियम परमाणु के नाभिकों का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है, ये तीन ऑप्शन तो सही हो गए। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। गलत, यही गलत है। ग्रेफाइट का जो उपयोग करते हैं वो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करने के लिए करते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स के को मॉडरेट करने के लिए करते हैं। उनको मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। चलें अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड टू कैरी आउट द फॉलोइंग। न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग क्यों करते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में, लाइट रिएक्शंस, ठीक है, प्रकाश अभिक्रियाओं में, या ऊपर में से किसी में नहीं।
हम आपको बताएं, न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ऑप्शन ए कैसा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, परमाणु प्रतिक्रिया में एक्स प्रदर्शित करता है। ये जो रिएक्शन है इसमें एक्स क्या है, ये एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 लिथियम 7 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 इक्वल टू 2 हीलियम प्लस एक्स। अब सॉल्व करो, बराबर कर दो, 3 और 1 0 3 हो गया, ये 2 है और 2 2 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 कम कर दो इसमें से। अब 3 3 हो गया, 7 और 1 8, या कहते 4 दूनी 8, ये बराबर हो गया 0। अब इसमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक में क्या हो गया, 1 की कमी हो रही है, परमाणु भार बढ़ रहा है, तो क्या होगा -1 और 0 से किसको प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये बीटा कण है। क्या ये, यही तो बीटा कण है। ये क्या है, यही तो बीटा कण है। आई बात समझ में, बीटा पार्टिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, पीसीएस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के भी वो क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में है, निम्नलिखित अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया ये बताना है। परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, ये परमाणु नहीं होता है, ये नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। ये नाभिकों का संलयन, ये पूरा काट दो इसका, ऑप्शन को लिखो नाभिक संलयन, नाभिक संलयन या नाभिक विखंडन। अब हमको बताना है ये नाभिक विखंडन अभिक्रिया है या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है ना, यहां पर हम देखिए एक ड्यूटेरियम है, एक ड्यूटेरियम ये है, दोनों आपस में मिलते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन सॉरी हीलियम परमाणु बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन को मुक्त करते हैं। तो क्या होगा, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, कौन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहां भी वही ऑप्शन लिखा हुआ है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये यूरेनियम जब है 92 यूरेनियम 235 विखंडित होती है। ठीक है ना, इसका विखंडन दिखाया गया है। 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92 में टूटता है। तो क्या होता है, इसमें एक परमाणु विखंडन नहीं है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो गई। कैसी हो गई, नाभिक विखंडन अभिक्रिया हो गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बम में निहित अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम में जो अभिक्रिया होती है उसमें एक ड्यूटेरियम एक ट्राइट्रियम आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यहां पे ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम की अभिक्रिया ये हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, अगला ऑप्शन देखें। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 20 डेज। यानी कि टी हाफ का मान हमको कितना दिया है, 20 दिन। 64 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट इज स्टोर्ड फॉर 100 डेज। 64 ग्राम एलिमेंट को हमने 100 डेज के लिए 100 डेज के लिए क्या किया, उसको स्टोर कर लिया। टी का मान कितना, 100 दिया। तो टी हाफ और टी दिया है, तो यहां एन निकाल लेंगे तो कितना होगा, 100/20 इक्वल टू 5। एन का मान कितना मिल गया, एन का मान हमको मिल गया 5। ठीक है, तो कितना एलिमेंट वुड भी बचा रह जाएगा, ये हमसे पूछा गया है 100 डेज के बाद। ठीक है, चलिए निकालते हैं। लिखना है n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। फॉर्मूला लगाइए, ये निकालना है। n0 कितना दिया, 100 ग्राम, वो 64 ग्राम
इंटू 1/2 की पावर 5। अब सॉल्व करते हैं 64 इंटू 1/32, 32 टू जा 64 इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है ना, 2 ग्राम बचेगा। ऑप्शन बी कैसा है? करेक्ट ऑप्शन। यूपीपीसीएस नाम सुनने में बहुत बड़ा लगता है एग्जाम का। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया था 2005 में। ठीक है, कितना इजी प्रश्न है, केवल एक सिंगल फार्मूला यूज होना है। ठीक है ना, और हमारा एक क्वेश्चन हमारे लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 ग्राम करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है C14 का अर्ध आयु काल 5730 वर्ष है और 11460 वर्षों के बाद, यहां पे देखो वही बात है, ये टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ कितना दिया? 5730 और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11460। तो एन निकाल ले, एन निकाल लेना। 5730 डिवाइड करो, एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। जी क्या मिल गया हमको? एन। ये मिल गया हमको एन बराबर 2 मिल गया। ठीक है, तो कितने भाग अंश होगा? बचा हुआ भाग कितना होगा? मूल भाग पूछा गया है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। लेकिन पहले वाला भाग कितना था? यहां दिखाई नहीं है। चलो 1 ग्राम मान लीजिए। कितना? 1 ग्राम। एन इक्वल टू N0 इंटू 1/2 की पावर, एन की जगह 2 लिखो, N0 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/4, यानी कि N0 का 1/4 मिलेगा। कितना मिला? 1/4, यानी N0 1/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.25, यानी कि 1/4 0.25 ग्राम मिलेगा, यानी 0.25 गुना मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी कैसा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें अगले प्रश्न पर। ठीक है ना, चलते लिखा किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु काल 100 वर्ष है, यानी कि टी हाफ। कितना अच्छा प्रश्न, कितना लिखा? 100 वर्ष में आधा हो जाता है। कितने वर्षों में उसकी मात्रा का 1/8 रह जाएगा? ठीक है ना, कितने वर्षों में अपनी मात्रा का 1/8 रह जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इससे हम वही फार्मूला निकालते हैं। N0 बराबर, N इक्वल टू N0 बराबर 1/2 की पावर n। ठीक है ना, चलिए n अपॉन N0 का मान हमको दे रखा है 1/2 की पावर n। यहां कितना है? 100, 1/8 कितना? 1/8, ये हो गया 1/8 बराबर 1/2 की पावर n। ठीक है, चलो इसको अब करते हैं। 1/2 की पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 आएगा। 1/2 की पावर n, n कंपेयर करने पर n बराबर 3, तो t का मान कितना आएगा? t इक्वल टू n इंटू टी हाफ। ठीक है, n हमें 3 और टी हाफ कितना है? 100। कितना? 100 इक्वल टू का 300 वर्ष। कितना होगा? 300 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। देखा आपने कितना इजी प्रश्न होते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी हमारा यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित रेडियो एक्टिव परिवर्तन में विलुप्त कण अल्फा बीटा की कुल संख्या कितनी होगी? 92 यूरेनियम 238 से 82 प्लम्बिक 206 प्राप्त होता है। हम अल्फा कणों की संख्या अगर निकालें तो ऊपर वाले संख्याओं को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, अपॉन में 4 लिख लेते हैं, हमको मिल जाती है संख्या। ठीक है, संख्या मिल जाती, कितना होगा? 38 में तो 6 जाता है, कितना? 32 बचता है, अपॉन में 4 कितना हो गया? 8। अल्फा कणों की संख्या कितनी आ गई? 8। ठीक है ना, अब हमको निकालते हैं बीटा कणों की संख्या। कितना निकालते हैं? बीटा कणों की संख्या होती है 2 अल्फा। 2 अल्फा माइनस क्या होता है? इनके समस्थानिकों का अंतर। कितना? समस्थानिकों का, यानी परमाणु क्रमांकों का अंतर। तो अगर हमने देखा परमाणु क्रमांकों का अंतर, यानी परमाणु क्रमांकों का अंतर 2 अल्फा 2 गुणे 8 माइनस परमाणु क्रमांक का अंतर कितना? 92 माइनस 82 इक्वल टू 10। तो हमें कितना मिल जाएगा? 8 दूनी 16
-10 बराबर कितना 6, यानी बीटा कणों अल्फा और बीटा हमको मिल गए ना, परमाणु क्रमांकों का अंतर। अल्फा बराबर कितने मिल गए 8 और बीटा बराबर हमको कितना मिल जाता है 6, टोटल कितने मिल जाते हैं 14। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखा हमने, हमसे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे एलटी ग्रेड एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस का चयन हमने आज की क्लास के लिए किया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर देखें, शुरू से देखें, कंप्लीट देखें, ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी ऐसी ही कुछ चयनित और दमदार प्रश्नों की श्रृंखला आपको समय से मिलती रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।